हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी और सी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? डिफाइन द टर्म ट्रैंकुलाइजर एंड क्या है? एंटीसेप्टिक। तो ट्रैंकुलाइजर और एंटीसेप्टिक को डिफाइन करना है। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? द ट्रैंकुलाइजर आर द केमिकल कंपाउंड विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस और एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स। उसके बाद क्या है? एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? द केमिकल्स आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, रिड्यूस कर देगा, या फिर उसको किल कर देगा। ये क्या होता है? केमिकल्स होता है। एक केमिकल जो कि क्या करता है? ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और इसका एग्जांपल क्या है? एंटीसेप्टिक का एग्जांपल डेटॉल है। डेटॉल जो है से एंटीसेप्टिक है। आइडोफॉर्म भी क्या होता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी का होता है। तो जो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं इसका और में। देखते हैं इसका और में दिया हुआ है द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो ये क्लीजिंग एक्शन ऑफ सॉप आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लीजिंग ऑफ सॉप को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमको? पाई इक्वल टू क्या लगाना है? CRT। अगर यहाँ पे दिया हुआ 5% ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, 5% दिया हुआ यूरिया सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 5% जो दिया हुआ है इसको हम ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम में। किस में लेते हैं? वेट बाय वॉल्यूम में। तो अगर 5 ग्राम जो है 100 ml में डिजॉल्व है, कितना ml में? 5 ग्राम यूरिया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व कितना है? 5 ml। तो 1 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा? 1 लीटर में 1000 ml में कितना डिजॉल्व होगा? 1000 ml में कितना होगा? 50 ग्राम यूरिया 1000 ml में। तो इसका अगर हम मोलारिटी निकालते हैं तो क्या 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल होता है तो 50/60। यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20.25। ये क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो क्वेश्चन है ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन क्या है? ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनालाइज द ग्राफ। क्वेश्चन 23, एनालाइज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.8 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। यहाँ पे जो कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन? 0.4 और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 30 मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या है? 0.2। तो अब पूछ रहा है जी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ये कौन ऑर्डर? तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको बताना है। इसमें हमको क्या करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। पहला क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे 0.8 ग्राम जब था उस समय इसका टाइम क्या था? 10 मिनट। उसके बाद 0.4 ग्राम हाफ हुआ, तो हाफ होने में इसका समय कितना लगा?
यहाँ पे इसका टाइमिंग कितना है 20 मिनट, तो कितना समय लगा 10 मिनट लगा। और ये 0.4 से 0.2 होने में कितना लगा, ये भी कितना लगा 10 मिनट लगा। यहाँ पे भी कितना लगा, ये 30 है तो यहाँ पे भी 10 मिनट। तो इसका जो टाइम जो है, ये टी हाफ का जो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ये टी हाफ का टाइम कांस्टेंट है। तो टी हाफ का जो टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 0.693/K। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या, कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ हो रहा है, इसका जो टी हाफ है क्या है, कांस्टेंट है। जो टाइम लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है, हाफ। उसके बाद लिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, theoretically can the concentration of reactant reduce to 0 after infinite time। इन्फिनाइट समय के बाद इसका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ये ग्राफ से भी दिख रहा है, ये क्या है, ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इक्वेशन से देखें तो A इक्वल टू क्या होता है, A0 E-KT। क्या होता है, A इक्वल टू A0 E-KT। तो यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होने की वजह से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका क्या आंसर होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट XgO-F4 है। XgO-F4 का हमको क्या बनाना है, शेप बनाना है। तो इसका शेप क्या होता है, इसका शेप फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। इसका जो शेप है स्क्वायर पिरामिडल है। इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप है, स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। 3 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है, 2 लोन पेयर है। इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 लोन पेयर है। यहाँ पे ब्रोमीन है और ये F और ये F। इसका जो शेप होता है, इसका शेप क्या होता है, बेंट शेप होता है, बेंट टी शेप होता है। इसका क्या होता है, बेंट टी शेप। ये बेंट टी शेप होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉर्मूला हमको लिखना है, फॉलोइंग कंपाउंड वाला कंपाउंड क्या है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको हमको लिखना है। तो पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो, तो OH क्या होगा, 4 होगा। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, K2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे K2ZnOH4। ये क्या हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। तो यहाँ पे क्या है, NH3 कितना है, 6 है। और यहाँ पे NH3 कितना है, 6 है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन आयन काउंटर आयन के रूप में यहाँ पे क्या होगा, 4Cl4 होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 4। 6 प्रोपानॉन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड देन हाइड्रोलाइज। तो क्या है, मिथाइल मैग्नीज को ट्रीट कर रहे हैं, प्रोपानॉन को। तो ये COCH3, यहाँ पे CH3, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं,
CH3 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। ये क्या है, ग्रेनार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 CO Mg I, और यहाँ पे CH3 अब जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 COOH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ये टर्शियरी अल्कोहल बनेगा प्लस क्या बनेगा, MgOH और यहाँ पे I, ये यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। उसके बाद क्या है, बेंजीन को जब हम क्या कर रहे हैं, ये बेंजीन को जब हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, CH3COCl के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनीहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। किसके साथ, एनीहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या है, यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन है। ये क्लास 11th में बेंजीन चैप्टर से क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे एसिटाइलेशन करना है। तो यहाँ जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे 26 राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर इन द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो पहला पॉलीमर क्या दिया हुआ, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का हमको मोनोमर का स्ट्रक्चर लिखना है, बेकेलाइट। और उसके बाद क्या है, नियोप्रीन। तो दोनों का स्ट्रक्चर लिखना है, नियोप्रीन और बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, मोनोमर का पहला क्या है, बेकेलाइट में फर्स्ट होता है फेनॉल और दूसरा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड और क्या है, फेनॉल। उसके बाद नियोप्रीन में क्या होता है, क्लोरोप्रीन। क्या होता है, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन, यहाँ पे Cl CH3 तो क्या है, तो डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन सी में क्या है, फर्स्ट सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ये 28 होगा, 28 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे एसिटिक एसिड को किसको साथ ट्रीट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, NH3, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, A बन रहा है। फिर इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, NaOBr के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, B बन रहा है। तो ये हो गया। तो इसको जब हम एसिड को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं, तो यहाँ पे A क्या बनेगा, यहाँ पे A जो बनेगा ये एमाइड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एमाइड। तो CH3COC, यहाँ पे क्या बनेगा, CONH2 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। उसके बाद जब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaOBr के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एमाइड है इसको जब हम NaOBr के साथ ट्रीट करते हैं तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करता है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है और यहाँ पे क्या बनता है, अमीन बनता है। बी क्या होगा मेरा, ये अमीन होगा, CH3C, यहाँ पे CH3NH2, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल अमीन होगा। ये क्या है, मिथाइल अमीन। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और जब इसको हम क्या कर, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इससे भी हमको क्या मिल रहा है, क्लू मिल रहा है। इससे भी हम ए अमाइड होगा और बी क्या होगा, जब इसको अमाइड को हम NaOBr के साथ ट्रीट करेंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बाद क्या बनता है, यहाँ पे ये मिथाइल अमीन बनता है। उसके बाद ए क्वेश्चन था, बी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। क्या है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन।
और जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, FeHCl के साथ, तो यहाँ पे A बन रहा है। और जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं Na और यहाँ पे क्या है HCl के साथ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट आपको लिखना है 0, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे B बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम नाइट्रोबेंजीन को FeHCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होकर के यहाँ पे ए जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे NaNO2 और HCl जब भी दिया रहेगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये लो टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन प्रोसीड। यहाँ पे क्या होगा, ये रिएजेंट क्या करवाता है, डाई एजोटाइजेशन करवाता है, और यहाँ पे डाई एजोटेशन होकर के क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये क्या है, एनिलीन, और बी मेरा क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये मेरा क्या हो गया, बी। हम सी रिएक्शन को देखते हैं। जब इसको हम किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, ये CuCN के साथ जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, A बन रहा है। और जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को जब CuCN के साथ हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन, यहाँ पे क्या बनेगा, A जो बनेगा मेरा, A यहाँ पे बनेगा साइनोबेंजीन। क्या बनेगा यहाँ पे, ये साइनोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन। और जब हम इसको हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एसिड बनेगा, ये क्या हो गया मेरा, बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया मेरा, ये बेंजोइक एसिड हो गया। ये मेरा बी जो है बेंजोइक एसिड है, और ये मेरा क्या है, साइनोबेंजीन। तो 28 का हम और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने बोल रहा है, पेयर को डिस्टिंग्विश करने बोल रहा है। तो एनिलीन दिया हुआ है, दूसरा एनिलीन को हम डिस्टिंग्विश करना है किसके साथ, इथेनामीन दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, तो एनिलीन और इथेनामीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एनिलीन जो है एजोडाई टेस्ट देगा, लेकिन इथेनामीन नहीं देगा एजोडाई टेस्ट। तो यहाँ पे एलिफेटिक और एनिलीन को हम डिस्टिंग्विश, एलिफेटिक अमीन और एनिलीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एजोडाई टेस्ट से। एजोडाई टेस्ट जो है कौन देगा, ये एनिलीन देगा, लेकिन ये एजोडाई टेस्ट नहीं देगा। तो एजोडाई टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है एनिलीन, और उसके बाद क्या है, एन मिथाइल एनिलीन। प्राइमरी अमीन होता है, या एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों कौन सा एक रिएक्शन शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कार्बोलामीन रिएक्शन शो करता है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, कौन देता है, एनिलीन जो है, एनिलीन क्या देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोलामीन टेस्ट देगा। लेकिन ये जो एन इथाइल अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन, ये एन मिथाइल एनिलीन जो है ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो क्या इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके वजह से इसका, इस ब्यूटेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके वजह से क्या होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो लेकिन अल्कोहल में कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, अमीन का, तो ब्यूटान अमीन का होगा, उसके बाद किसका होगा, ब्यूटेन का होगा। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, ब्यूटेन का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्यूटानॉल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, गिव द प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। तो ग्लूकोज 2,4 DNP टेस्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसका ये जो है
ये इसका जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज जो है साइक्लिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हेमिस एसिटल, इसका जो अल्डेहाइडिक ग्रुप है यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है, हेमी एसिटल बनता है। इसके वजह से ये क्या है, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद लिखा हुआ है द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री। तो DNA का दोनों स्ट्रैंड है वो कंप्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है। तो क्या होता है, जो एक DNA का एक स्ट्रैंड जो यहाँ पे अगर A है तो ये जो है इसे T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और A का कंप्लीमेंट्री कौन है, T। A का कंप्लीमेंट्री T है, इसके साथ ये पेयरिंग करता है। G का क्या है, C है। तो G किसके साथ पेयरिंग करता है, C के साथ, और A किसके साथ, T के साथ। तो इसके लिए तो G का कंप्लीमेंट्री क्या है, C। तो यहाँ पे एक कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होता है, इसके वजह से यहाँ पे A T के साथ, T A के साथ, और C G के साथ। तो इस तरह के कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होने की वजह से क्या होता है, ये आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे का। स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज ए मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्टार्च और सेलुलोज जो है ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने का क्या रीजन है, जो यहाँ पे स्टार्च में अल्फा लिंकेज होता है और इसमें बीटा लिंकेज होता है। वो यहाँ पे NCERT बुक में आपको दिखाए, यहाँ पे बीटा लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरस एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें H2SO3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ये जब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है तो दूसरे को ये रिड्यूस करेगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये +6 में जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। ये ऑक्सी एसिड सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, HOF। ऐसा क्यों बनाता है ये HOF, क्योंकि ये फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है और बाकी सब मेंबर के पास d ऑर्बिटल है, इसलिए उसका क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन फ्लोरीन की एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल ये क्या, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। हीलियम से लेकर के रेडॉन तक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। इसका क्या रीज़न है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है उसका जो वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स भी इंक्रीज करता है। इसलिए क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। दूसरा इसका और का ऑप्शन और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, MnO2, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, 4HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, MnCl2 + H2O। यहाँ पे क्या बनेगा, MnCl2 + H2O। उसके बाद HgF6 + KF। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HgF7 K + HgF7 ये यहाँ पे बनेगा। उसके बाद C इसका देख लेते हैं, ये A हो गया, B हो गया, C। जब इसको हम आयोडीन को एक्वस H+ और O2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, I2, और यहाँ पे I2 और H2O बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 31, NaCN इन द सेपरेशन ऑफ ZnS एंड PbS। तो PbS NaCN की डिफ्रेंशिएंट के जैसा यूज करता है। ये फ्रोथ को अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है,
ये सिर्फ PBS को अलाउ करता है फ्रोथ में जाने के लिए, और ये ZNS को अलाउ नहीं करता है। तो ये सेपरेट करने के लिए ZNS और PBS का यूज किया जाता है। ये डिप्रेसेंट के जैसा यूज किया जाता है। SiO2 इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड कॉपर कंटेनिंग Fe एज ए इम्प्यूरिटी। तो इसमें क्या होता है, जो सिलिका होता है एसिडिक फ्लक्स है, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, FeO के साथ, तो ये क्या बना लेता है, FeSiO3। ये क्या बना लेता है, ये स्लैग बन जाता है। यहाँ पे ये एसिडिक फ्लक्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आयोडीन को जब हम टाइटेनियम के साथ ट्रीट करते हैं, आयोडीन को जब हम टाइटेनियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो टाइटेनियम प्लस आयोडीन Ti4 और ये क्या होता है, ये Ti प्लस I2 के फॉर्म में बनता है। बाद क्वेश्चन नंबर 32, डिफरेंस लिखना है फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में। तो फिजिक्स ऑप्शन में और केमिज ऑप्शन में डिफरेंस लिखना है। तो केमिज ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन में डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 33, द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, ये सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा और क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद कैटलिस्ट, इस पहला का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है 34 में कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे इसका मोलर मास दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू बी लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो यहाँ पे मोलालिटी, यहाँ पे मोलर मास, इसका मोलालिटी निकालते हैं। तो क्या करते हैं, TF दिया हुआ है 1.5, यहाँ पे KF दिया हुआ है 3.9, यहाँ पे मोलालिटी क्या होगा, W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो यहाँ पे ये हमको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसका मोलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका मोलर मास दिया हुआ 176, और इसका जो 75 ग्राम क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। तो यहाँ पे W2 कितना निकलेगा, W2 निकल जाएगा 1.5। तो इसका W2 निकलेगा कितना, 5.07 ग्राम। ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड।